नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का जो वार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन और साथ ही उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो आइए चलो देखते हैं सभी क्वेश्चनों को और देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसरों को भी। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए। तो सही विकल्प में सबसे पहला क्वेश्चन है कि पानी की अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों, पानी हमें ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं में मिल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 3 अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण है। तो दोस्तों, जो विलयन होता है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो दोस्तों, जब वेग में परिवर्तन की दर होती है तो उसे हम बोलते हैं त्वरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है। तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक होता है के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आणविक द्रव्यमान अधिकतम होता है। तो जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों में सबसे पहला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और कोशिका का पावर हाउस दोस्तों हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और एक दोलन में लिया गया समय आवृत्ति कहलाता है। और प्राश्रव्य और प्राध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इस तरह से हमें सही विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में सबसे पहला है एड्स। तो दोस्तों, एड्स होता है विषाणु के द्वारा, टीबी होता है दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा, और त्वचा रोग होता है फंगस के द्वारा। और गतिक ऊर्जा 1/2 mv²। और शक्ति का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों वाट। तो इस तरह से हमें सही जोड़ी मैच करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो 36 लाख जूल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CCl2F2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चंद्रमा की सतह पर तापमान कितना रहता है। तो दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर दिन का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -183 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण दीजिए, लिखिए। तो ग्रीन हाउस गैस जो हमारी होती है वो है हमारी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आवृत्तबीजी पौधों के लक्षण लिखिए। दोस्तों, हमें आवृत्तबीजी पौधों के लक्षणों को याद रखना है, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा कि आवृत्तबीजी पादप सबसे विकसित व विश्वव्यापी होते हैं। सेकंड पॉइंट है, यह पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है, इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं। दोस्तों, जो आवृत्तबीजी पौधों का वर्ग है ये पादप वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग है, क्योंकि पादपों को टोटल 5 वर्गों में बांटा गया है, थैलोफाइटो, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो उसी में जो आवृत्तबीजी पादप है दोस्तों, वो पादप समूह का सबसे बड़ा वर्ग है। और इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं, क्योंकि इनमें सब पुष्प वाले पौधे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये छोटे वेल्पिया से लेकर 1000 मीटर ऊंचे यूकेल्पियन तक होते हैं। यानी जो आवृत्तबीजी पौधे हैं दोस्तों, वो छोटे वेल्पिया से लेकर 1000 मीटर ऊंचे यूकेल्पियन तक के वृक्ष इन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। यानी जो आवृत्तबीजी पौधे हैं दोस्तों, उनमें जटिल उत्तक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम के द्वारा दोस्तों क्या होता है, जल का परिवहन, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है।
इसका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। यानी जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें जड़, तना और पत्ती तीनों भाग उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से हमें याद रखना है आवृतबीजी पौधों के लक्षणों के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भंडारण प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। यानी जब हम अनाजों का भंडारण करते हैं तो उन्हें कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी अनाज को हानि पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला है जैविक कारक। जैविक कारक में है कीट, कृंतक, कवक और जीवाणु। ये क्या करते हैं कि जब हम अनाज को भंडारण करके रखते हैं तो उनको हानि पहुंचाने का काम करते हैं। अजैविक कारकों में है दोस्तों उपयुक्त नमी का न होना और उपयुक्त तापमान का न होना। तो ये भंडारण प्रक्रिया में अनाज को हानि पहुंचाने वाले कुछ कारक है जो तुमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। दोस्तों जो वायुमंडल ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। अतः यह दिन के समय अचानक ताप की वृद्धि को रोकता है। यानी जो वायुमंडल की परत है दोस्तों वो दिन के समय क्या करता है, तापमान की वृद्धि को रोकता है तथा रात के समय यह भारी अंतरिक्ष में ऊष्मा के पलायन को रोकता है। इस प्रकार यह पृथ्वी के जीवन के लिए कंबल की तरह कार्य करता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो वायुमंडल की परत होती है वो दिन के समय तो ताप की वृद्धि को रोकता है और रात के समय ऊष्मा के पलायन को रोकता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सोनार के कोई 3 उपयोग लिखिए। सोनार दोस्तों जो जलयान यानी जो जहाज वगैरह होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके 3 उपयोग हैं। पहला है सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका उपयोग जल के अंदर स्थित चट्टानों या घाटियों या फिर पनडुब्बियों को ज्ञात करने में किया जाता है। यानी दोस्तों सोनार का उपयोग हम जहाज़ों में करते हैं जिससे हमको समुद्र की गहराई का पता चलता है। साथ ही हमको समुद्र के अंदर चट्टानों का, घाटियों का, पनडुब्बियों का आदि का पता चलता है। इसका उपयोग डूबी हुई हिमशैल यानी बर्फ़ की चट्टानें या डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। यानी सीधी सी बात है कि सोनार का उपयोग हम जहाज़ों में करते हैं जिससे हमको समुद्र के अंदर जो भी चीज़ें हैं जैसे चट्टानें, घाटियाँ, पनडुब्बियाँ, बर्फ़ की चट्टानें, इनका पता हमें सोनार के द्वारा ही चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्दियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। तो दोस्तों सर्दियों का मौसम आते ही हम गर्म यानी ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि ऊन ऊष्मा की कुचालक है तथा इसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा बंद हो जाती है। हवा ऊन से भी अधिक ऊष्मा की सुचालक है, इसलिए हमारे शरीर से पैदा होने वाली ऊष्मा अधिक मात्रा में बाहर नहीं निकल पाती। यानी हम सर्दियों के दिनों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ऊनी कपड़े कैसे होते दोस्तों, ऊन गर्म होता है जो हमारे अंदर की जो ऊष्मा होती है उसको बाहर नहीं आने देता। अगला क्वेश्चन है, बल किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। यदि हमको किसी भी चीज़ को चलाना है तो उस पर कुछ बल लगाना पड़ता है तभी वह चीज़ गति में आती है, उसे हम बल कहते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, बल किसको बोलेंगे हम, जब हम किसी चीज़ को गतिशील करें तो उसके ऊपर हमको फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, जिससे वो वस्तु क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है, जिसे हम बल कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें गेंदबाज को यांत्रिक बल का प्रयोग करना पड़ता है तभी गेंद उसी दिशा में जाती है। और बल का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि बल किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, मोनेरा जगत के प्रमुख 2 लक्षण लिखे। तो मोनेरा जगत के जो लक्षण है दोस्तों उनमें सबसे पहला है इसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। और तीसरा है इनमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। और चौथा है दोस्तों इनमें राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है। यानी दोस्तों जो मोनेरा जगत है
टोटल 5 जगतों में इस प्रकृति पर उपस्थित जीवों को वर्गीकृत किया गया है, जिनमें मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, जंतु जगत और पादप जगत। जो मोनेरा जगत है दोस्तों, उनके अंतर्गत हमें ये 4 पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इसका ये नामांकित चित्र बनाकर इस डायग्राम को व्यवस्थित अच्छे तरीके से बनाना है और सभी भागों को आपको दर्शाना है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु इकाई द्रव्यमान वह इकाई द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है। तो हमें परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समभारिक को परिभाषित कीजिए। तो आइए चलो देखते हैं। समभारिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक समान हो। दोस्तों हमें याद रखना है कि वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक कैसे हो, समान हो तथा परमाणु क्रमांक कैसे हो, भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। यानी दोस्तों समभारिक तत्व हम उनको बोलेंगे जिनके द्रव्यमान अंक कैसे हैं, समान है और परमाणु क्रमांक कैसे दोस्तों, भिन्न भिन्न है, उन्हें हम समभारिक तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हमें याद रखना है। इसमें पहला पॉइंट है कि पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है और जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। बहुत ही सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दोस्तों हमें याद रखना है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगला पॉइंट है हमारा, पादप कोशिका में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। अगला पॉइंट है, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती है जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती है या आकार में छोटी होती है। अगला पॉइंट है हमारा, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो इस तरह से हमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रतिरक्षीकरण क्या है? शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करने हेतु टीका लगाने की प्रक्रिया को टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और उस पर बाहरी नकारात्मक वातावरणीय कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी दोस्तों प्रतिरक्षीकरण का मतलब होता है टीकाकरण। जो हमें वैक्सीन लगते हैं, जो हमें टीके लगते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र है वो मजबूत होता है और बाहरी कारकों, जो नकारात्मक कारक है, उनको प्रवेश होने से रोकता है, उनसे लड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए। आपको दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में अच्छे से पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और इन सभी भागों को आपको उस चित्र में दर्शाना भी ज़रूरी है, अन्यथा आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाल और वेग में अंतर लिखिए। तो दोस्तों चाल और वेग में अंतर के सभी पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों अगर हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है और सभी क्वेश्चनों के आंसरों को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों आपको दोनों डायग्राम, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, दोनों के डायग्रामों को अच्छे से याद रखना है और इन सभी भागों के नाम भी आपको अच्छे से लिखना है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको इस तरह से इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नोटबुक में
लिखना है और सभी क्वेश्चनों को याद कर एग्ज़ाम में जाके अच्छे से नंबर लाना है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।